नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 अक्टूबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की समीक्षा की जाएगी और इन आलेखों से संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे और इन मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के संबंध में उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले आर्टिकल को प्रारंभ करने से पहले हम आज सत्र के विषय देख लेते हैं, जिसमें लोकतंत्र के अर्धसंघीय ढांचे में सुधार के संबंध में एक आर्टिकल है, जन स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा शिक्षा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, भारत जापान संबंध और ऑर्गेनो कैटालिसिस, इन सभी आर्टिकल के संबंध में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे और संबंधित मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनकी भी अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे। आज के अगर हम अपने पहले आर्टिकल को देखें तो यह भारत में संघीय ढांचे में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं भविष्य के लिए, उसके संबंध में प्रमुख रूप में चर्चा की गई है। रिफ्लेक्शंस ऑन द क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी, इसे आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में जो संघीय ढांचा यहाँ पर लाया गया है वो भारत की एक सांस्कृतिक जो विविधता है उसके कारण प्रमुख रूप से लाया गया है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि चाहे हम भाषा की बात करें या हम जाति की बात करें, धर्म की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, विविधता से भरा हुआ हमारा देश है। तो इसीलिए जो भी हमारा संघीय ढांचा था वहां पर किसी एक कठोर संघ की आवश्यकता नहीं। संघीय ढांचा इस रूप में बनाया जाना था कि जिससे कि सभी भारत की जो इकाइयां हैं, जहाँ पर अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी एक तरह से जो विविधता है उसका संरक्षण किया जा सके। तो इसी आधार पर आप देखें कि हमारे यहाँ जो संघीय ढांचा है वो हमारी जो बहुसांस्कृतिक व्यवस्था है उसके कारण प्रमुख रूप से आवश्यक है। इसी के साथ साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर भी आप देखें कि जो भारत की विविधता है इस कारण से लोकतंत्र की एक आवश्यकता काफी महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए भी है कि अलग अलग जो विविधताएं हैं वहां पर जो अलग अलग वर्ग हैं, समूह हैं और वो विविधता धर्म जाति भाषा किसी भी आधार पर हो सकती है, उनके सबके अधिकारों का संरक्षण हो पाए, इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है और इसी के साथ साथ न्याय और शासन की जो संस्थाएं हैं वो मुक्त रूप में काम करती हैं, जिस पर किसी भी तरह का एक राजनीतिक बड़ा दबाव नहीं है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और न्याय और शासन की जो मुक्त संस्थाएं हैं उनके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की विभाजनकारी जो पहचान है वो भारत में ध्रुवीकरण करके अपने आप को स्थापित न कर पाए। यानी भारत की जो विविधता है उसको महत्वपूर्ण रूप में आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों जो प्रमुख अधिकार हैं वो काफी महत्वपूर्ण एक तरह से माने जाते हैं। तो ये हमारे संविधान का एक ढांचा है जिससे कि हमने अपनी जो विविधता है उसमें एक तरह से जो एकता है उसको बनाने का प्रयास किया है। भारत में जितनी विविधता है उसी आधार पर आप देखें कि जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में अलग से कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके आधार पर जो विविधता है उसका पूर्णतः संरक्षण हो पाता है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक तरह से ऑपरेशनल या परिचालन संबंधित कुछ समस्याएं अवश्य हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान रखें कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश की जो राष्ट्रीय अखंडता है ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक संरचना का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के मत का यहाँ पर काफी महत्व है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति धर्म या एक विशेष भाषा वर्ग है उसी का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि सभी को यहाँ पर वयस्क मताधिकार का पूर्ण रूप से अधिकार है और ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक जो संरचना है उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो किसी भी तरह का एकाधिकार किसी का हो पाए ये संभव नहीं है। इसी के साथ साथ इसी आधार पर आप देखें कि राष्ट्रीय एकता भी एक तरह से बन पाती है और देश की अखंडता सुरक्षित रखी जाती है, क्योंकि जितने भी विविधता है उनको आप अलग अलग तरीके से अधिकार दे रहे हैं। भारत में अलग अलग जो विविधता है उनमें किसी भी प्रकार से आप देखें तो हमेशा उनके अधिकारों को मजबूती देने के लिए प्रयास संविधान के माध्यम से होते रहे हैं और प्रक्रियाएं इसमें आगे बढ़ती रही हैं। तो ये दिखाता है कि जो हमारी विविधता है उसमें हम छोटे से छोटे लेकर और सबसे बड़ा समूह है सभी को बराबर अधिकार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई समूह बहुत छोटा है तो उसके अधिकारों का पूर्णतः हनन हो रहा है। प्रारंभ में हो सकता है उनको उतने अधिकार न मिले हों, लेकिन जैसे जैसे सरकारों ने अपनी प्रक्रियाओं को बढ़ाया है, सबसे छोटे से लेकर जो सबसे बड़े समूह हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, सभी को एक तरह से अधिकार देने का सरकारों का प्रयास रहा है। और ऐसा अगर सुनिश्चित होता है तो लोकतांत्रिक ढांचे के कारण और ये राष्ट्रीय अखंडता को भी एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में जो संघ का एक तरह से ढांचा रखा गया है, अगर हम उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत में जो भी संघीय ढांचा है उसकी जो दोष हैं
उस कारण से आप देखें कि प्रमुख रूप से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें कुछ कमजोरी दिख रही है। और उसका बड़ा कारण ये है कि जो उदारवादी संस्थाएं हैं, जिनको माना गया कि प्रमुख रूप से संविधान को आगे बढ़ाने में वो उत्तरदायी होंगी, वहां पर स्थितियां थोड़ी कमजोर दिख रही हैं। संघीय ढांचे की जो समस्याएं उनको लेकर यहाँ पर आर्टिकल में दो प्रमुख घटनाओं की चर्चा की गई है। यहाँ पर पहला उदाहरण राज्यसभा के संदर्भ में लिया गया, जहां पर अगस्त 2021 में आप देखें कि भारत सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया, जिसके माध्यम से एक तरह से बीमा कंपनियों को जो हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जा रही है, तो उसके संबंध में जो बिल था उसको पारित करने की प्रक्रिया में राज्यसभा में आप देखें तो मार्शलों का प्रयोग किया गया और इसको लेकर विरोधी दलों ने काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसका विरोध किया था। उसके बाद भी आप देखें कि बड़ी संख्या में बिल पारित हुए और ये जो बिल जिसके माध्यम से सरकारी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जा रही है, इसके संबंध में जो बिल है वो भी पारित किया गया। तो आप राज्यसभा को देखें कि यहाँ पर एक तरह से जो चुने हुए सदस्य हैं उनके माध्यम से प्रमुख रूप से चर्चा का आधार ये रहता है कि जो भी सरकार के बिल हैं उनके ऊपर एक तरह से दोनों पक्षों, सरकार का पक्ष और विरोधी पक्ष, उसके रूप में एक बहस हो पाए और वो सार्थक बहस हो पाए। यानी अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई विवाद हो जिसको लेकर लगता है कि लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है या उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो राज्यसभा उसके संबंध में, या लोकसभा की अगर हम बात करें, कोई भी सदन हो संसद का, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है और उसके संबंध में किसी भी तरह के सुधार की जो प्रक्रिया है वो हो सकती हैं। अगस्त 2021 में राज्यसभा में जो घटना हुई वो हमारे संघीय ढांचे की एक तरह से कुछ कमजोरी को भी दर्शाता है, क्योंकि आप ध्यान रखें राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों से एक तरह से चुनकर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंच रहा होता है, राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो वहां पर उसके अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का संघीय ढांचा है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य बन रही हैं और उसमें सुधार करने की आवश्यकता दिखती है, ऐसा आर्टिकल के माध्यम से कहा गया है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो असम और मिजोरम के जो पुलिस बल हैं उनके बीच में जो संघर्ष हुआ और उसके बाद की स्थितियों में राज्यों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर व्यापार और आवागमन को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए, उसके माध्यम से एक तरह से जो लोगों के अधिकार है उनको वहां पर प्रतिबंधित किया गया। ये घटना भी एक तरह से दर्शाती है कि राज्यों के स्तर पर भी अगर हम देखें तो एक दूसरे के साथ में जो समन्वय की स्थिति है वो कमजोर हुई है। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से जो उदाहरण दिए गए हैं वो भारत में संघीय ढांचे की जो समस्याएं हैं उनको एक तरह से दर्शा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के जो संघीय ढांचे की समस्याएं हैं उनको भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है, अगर हम संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को मजबूती से एक तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम प्रमुख समस्याएं देखें कि भारत में संघीय ढांचे में प्रमुख समस्याएं क्या दिख रही हैं, एक दल शासन के संबंध में आप देखें तो लंबे समय तक भारत में एक पार्टी की सत्ता रही है और वर्तमान समय में आप देखें तो एक गठबंधन जरूर सत्ता में है, लेकिन वहां भी एक पार्टी का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को भी कहीं ना कहीं जो संघीय ढांचे उसकी जो मजबूती है उसके एक तरह से विरुद्ध माना जाता है कि अगर राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें जो एक तरह से स्थानीय स्तर पर हैं, उनकी अगर एक मजबूती रहती है और वो राष्ट्रीय जो केंद्र है सत्ता का वहां पर उनकी भागीदारी मजबूत रहती है, तो माना जाता है कि संघीय ढांचे की जो स्थितियां वो एक तरह से मजबूत हो सकती हैं। दूसरा अगर हम बात करें सॉफ्ट स्टेट, यहाँ पर ये तंत्र अगर हम देखें तो पेगासस मुद्दे के बाद काफी तेजी से उभरा, जहां पर माना गया कि राज्य के द्वारा प्रमुख रूप से अलग अलग जो भी, चाहे हम मीडिया की बात करें या समाज सुधार के लिए काम करने वाले जो सोशल वर्कर हैं उनकी बात करें, उनके ऊपर प्रमुख रूप से निगरानी करने का एक प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि अभी तक सिद्ध नहीं है, इस तरह के आरोप हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये भी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे की जो स्थितियां हैं उनको कहीं ना कहीं कमजोर करता है। राजनीति के अपराधीकरण की अगर हम बात करें तो भारत में विधायिका का जो लगभग 30% भाग है वो किसी न किसी तरह से आपराधिक मामलों में एक तरह से लिप्त रहा है या उन पर आरोप लगे हुए हैं या उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि राजनीति का जब अपराधीकरण होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारों को लेकर जो संरक्षण की स्थितियां हैं वो कमजोर होती हैं। केंद्र की शक्तियां अधिक होना, भारत में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ केंद्र राज्य सूची और संवर्ती सूची की व्यवस्था है। तो संवर्ती सूची में एक तरह से वो विषय हैं जहां पर एक तरह से राज्यों को भी अधिकार है, लेकिन अंतिम रूप में आप देखें कि अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के द्वारा संवर्ती सूची में किसी भी तरह का कार्य किया जाता है तो वरीयता एक तरह से केंद्र सरकार को मिलती है। तो इस आधार पर आप देखें केंद्र की जो शक्तियां हैं वो राज्य की तुलना में काफी अधिक है। तो ये भी संघीय ढांचे की जो एक संतुलन की स्थिति है उसमें थोड़ा सा जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ ज्यादा करता है। भारत में अगर हम उच्च न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर लगभग 41% जो जगह हैं वो न्यायाधीशों की रिक्त पड़ी हुई हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया को एक तरह से कमजोर करता है,
क्योंकि ध्यान रखें, जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से अधिकारों के संरक्षण के लिए एक उत्तरदायी संस्था है। अगर संघीय ढांचे में किसी भी तरह की कोई समस्याएं दिख रही हैं तो वहां पर केंद्र, राज्य या राज्यों के बीच में जो विवाद है वहां पर न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लेकिन जिस हिसाब से रिक्त स्थान न्यायपालिका में दिख रहे हैं वो स्थितियां आसानी से कर पाना न्यायपालिका के लिए संभव नहीं है। तो ये स्थितियां भी एक तरह से दूर होने की आवश्यकता है। अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो हमारे यहाँ संघीय ढांचा कुछ इस तरह से रखा गया है कि केंद्र के एक तरह से जो अधिकारी हैं या केंद्र के एक तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका राज्य के स्तर पर भी अच्छा खासा नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जो स्थितियां हैं वो केंद्र के लिए काफी पक्ष में दिखती हैं। तो ऐसी स्थिति में सुधार करने की एक आवश्यकता है जिससे कि राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय है वो और ज्यादा मजबूत किया जा सके। राज्यसभा की शक्तियों को अगर हम बेहतर बनाते हैं तो ये एक तरह से राज्यसभा को मजबूती प्रदान करेगा। और इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो एक तरह से राज्यों से प्रमुख रूप से चुनकर आ रहे होते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व एक तरह से वो राज्यसभा में कर रहे होते हैं। तो अगर राज्यसभा को किसी भी तरह से अधिकार ज़्यादा दिए जाते हैं या लोकसभा के समान उनके अधिकारों को बढ़ाया जाता है भविष्य में, तो ये भी एक तरह से जो संघीय ढांचा है उसकी स्थितियों को मजबूत करेगा। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं और साथ साथ इनसे संबंधित सुधार भी हैं जिनको अगर लागू किया जाए तो संघीय ढांचे की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको दूर करने का एक तरह से प्रयास हो सकता है। भारत में जो संघवाद की स्थितियां वहां पर और सुधार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो भी क्षेत्रीय एक तरह से सांस्कृतिक चुनौतियां हैं जो भारत की विविधता में एक तरह से दिखाई पड़ती हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भविष्य में समस्याएं बन सकती हैं अगर उनके अधिकार का संरक्षण एक तरह से संघवाद की जो स्थितियां हैं वहां पर सुधार करके नहीं किया गया। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि हम क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो चुनौतियां हैं उनको, संघवाद को मजबूत करके एक तरह से शांत कर पाएं जिससे कि उनके अधिकारों का भी एक तरह से पूर्णतः संरक्षण हो पाए। वर्तमान में हमारे संघीय ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पर संघीय ढांचा है अर्ध संघ के रूप में वो संविधान में एक बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में ही स्वीकार्य है। अगर हम उसके संघीय रूप या लोकतांत्रिक रूप की बात करें तो हमने जो पीछे उदाहरण देखे उसके माध्यम से काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक या संघीय रूप में बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में सिद्ध नहीं हो पाता है। तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो लोकतांत्रिक और संघीय दोनों स्थितियां एक तरह से हमारे संघवाद में जब मजबूत होंगी यानी लोगों के विचारों का महत्व और साथ साथ जो एक तरह से राज्य की शक्तियां हैं उनमें भी एक तरह से एक मजबूती देना, अगर ऐसा हो पाता है तो भविष्य में एक लोकतांत्रिक संघीय जो व्यवस्था है वो भारत में मजबूत की जा सकती है। और इसी के लिए आर्टिकल में प्रमुख रूप से सुझाव दिया गया है कि अर्ध संघीय संरचना को लोकतांत्रिक जो संघवाद है उसके माध्यम से पुष्ट करने की भविष्य में आवश्यकता है। अपने दूसरे आर्टिकल को देखते हैं, इन्फ्यूजिंग पब्लिक हेल्थ इनटू इंडियन मेडिकल एजुकेशन। यहाँ पर हम देखें तो भारत की जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें जन स्वास्थ्य को एक तरह से शामिल करने की आवश्यकता बताई गई है। अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो 1950 के दशक में ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में चर्चाएं प्रारंभ हो गई और इसी आधार पर अगर हम देखें वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो सहमति बनी उसी आधार पर आप देखें तो सामुदायिक जो चिकित्सा है उसको भारत में एक तरह से चिकित्सा शिक्षा में शामिल किया गया, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर। तो ये एक बड़ा सुधार आपका 1950 के दशक में भारत में किया गया। भारत में जब हम सामुदायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा भाग है वो रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के आधार पर एक तरह से मान लिया गया, जबकि रोग नियंत्रण से अलग अगर हम देखें तो सामुदायिक चिकित्सा के अन्य पक्ष भी हैं, उस पर प्रमुख रूप से ध्यान नहीं दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो भारत में जो चिकित्सा का पाठ्यक्रम है उसमें कोई बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं हुए। तो प्रमुख रूप से आप देखें कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो बात है उसे रोग नियंत्रण के कार्यक्रमों तक ही एक तरह से सीमित कर दिया गया और अन्य प्रकार से जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जिससे लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को ज़्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकें इसके संबंध में कोई बड़े सुधार नहीं किए गए। ये हमारी सामुदायिक चिकित्सा की जो स्थिति थी जो हमने 50 के दशक में चिकित्सा शिक्षा में शामिल किया था उसकी एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया। भारत में सामुदायिक चिकित्सा के संबंध में पाठ्यक्रम में जो सुधार नहीं किया गया इसी का एक परिणाम था कि जो भी चिकित्सक तैयार हो रहे थे वहां पर एक तरह से आप देखें कि तकनीकी इनपुट एक तरह से प्राप्त करने की उनकी जो क्षमता थी वो कमजोर थी, क्योंकि इस तरह का उनके पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिसके आधार पर वो कुछ तकनीकी इनपुट प्राप्त करके एक तरह से जो सामुदायिक स्वास्थ्य है उसमें कुछ सुधार कर पाए।
और आप ध्यान रखें कि जब भी हम सामुदायिक चिकित्सा की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ मजबूत परिवर्तन करते हैं वर्तमान स्थितियों के अनुसार, तो स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य प्रणालियाँ दोनों को एक तरह से मजबूत करने में ये मदद करते हैं। किसी भी देश में स्वास्थ्य नीति और जो स्वास्थ्य प्रणाली एक तरह से उपयोग की जा रही है, वो एक तरह से ये निर्धारित करती है कि उस देश के भाग में जो भी एक तरह से स्वास्थ्य की स्थितियां हैं वो मजबूत हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। कोविड-19 के समय हम देखें कि हमें समस्याएं इसीलिए हुई कि जो भी हमारी स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके संबंध में जो भी हमारा चिकित्सा शिक्षा का तंत्र है, वहाँ पर चिकित्सकों को इस तरह से कोई शिक्षा नहीं दी गई या ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि वो स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों में जो परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके आधार पर महामारी जैसी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, वो बड़े सुधार नहीं कर पाए। और ये कोविड-19 के समय सबसे बड़ी कमी के रूप में देखा गया। जब भी हम स्वास्थ्य देखभाल सुधार की बात करते हैं, ध्यान रखें कि यहाँ पर ऐसे तत्व होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार की नीति एक तरह से बनती है, अब नीति का जो निर्माण है वो एक तरह से देखना पड़ेगा किस क्षेत्र में यह आवश्यक है। अगर शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, या कोई जनजाति क्षेत्र है या पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो नीतियाँ हैं वो अलग तरीके से लागू होंगी, शहरी क्षेत्रों में अलग तरीके से लागू होंगी। तो इसीलिए स्वास्थ्य देखभाल सुधार की अगर हम बात करें तो ये जटिल प्रक्रिया है और कई तत्व इसमें आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। किसी भी तरह के स्वास्थ्य देखभाल सुधार को अगर हम लागू करना चाहते हैं तो हमें प्रारंभिक चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, और ये हमने उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जो हमने कोविड-19 के समय एक तरह से अनुभव किया। वर्तमान में अगर हम क्यूबा देश की बात करें तो उसके आधार पर हम प्रमुख रूप से समझ सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा की जो स्थितियां हैं उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य को होना कितना आवश्यक है। क्यूबा में आप देखें जो चिकित्सा पाठ्यक्रम है वहां पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है, और इसी कारण से क्यूबा की जो चिकित्सा तंत्र है वो पूरे विश्व में अगर हम देखें तो विकसित देशों के बराबर एक तरह से माना जाता है। इसी आधार पर हम जरूर एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर चिकित्सा पाठ्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य को शामिल किया जाए और बड़े पैमाने पर शामिल किया जाए तो ये देश में जो चिकित्सा की स्थितियां हैं उसको मजबूत कर सकता है, और कोविड-19 जैसी महामारी के समय जो प्रभाव एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ते हैं उसको न्यूनतम स्तर पर ला सकता है। जैसा हमने देखा कि 1950 में सामुदायिक चिकित्सा को एक तरह से सुधार के रूप में जरूर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसके आधार पर प्रमुख रूप से आप देखें कि जो भी डॉक्टर हैं वो अपनी मौलिक जो चिकित्सा की विशेषता है उसको रक्षा कर सकते हैं, उसको बनाकर रख सकते हैं, और उस विशेषता के आधार पर अपनी जो चिकित्सीय सुविधाएं वो आगे दे सकते हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो हम अलग अलग क्षेत्र के जो छात्र हैं उनको एक तरह से चिकित्सा की जो शिक्षा उसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें कि जैसे हम किसी भी तरह की चिकित्सा में दवा या कोई मशीन उपयोग हो रही होती है, जैसे हम ऑक्सीजन की कमी की बात करें कोविड-19 के समय, तो ये जो ऑक्सीजन की कमी है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मुद्दा था और ये उद्योगों के साथ में भी एक तरह से जुड़ा हुआ था। क्योंकि आप देखें ऑक्सीजन की कमी के लिए जो लौह इस्पात के संयंत्र है वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई एक तरह से प्राप्त की गई। तो उद्योग के साथ में ये जो लिंक है स्वास्थ्य क्षेत्र का, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को जब पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तब चिकित्सकों को इसके बारे में अनुमान पता चलेगा, और उस आधार पर भविष्य में जब भी ऐसी कोई समस्या आएगी तो वो सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे और वहां पर समस्या उतनी नहीं होंगी जितनी कोविड-19 के समय हुई हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को चिकित्सा पाठ्यक्रम में अगर हमें शामिल करना है तो क्या प्रमुख उपाय हो सकते हैं? पहला प्रयास ये हो सकता है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सामुदायिक चिकित्सा को जो शामिल किया गया उसको हम एक तरह से विस्तारित कर सकते हैं, सामुदायिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम चिकित्सा शिक्षा में सार्वजनिक स्वास्थ्य को शामिल करें तो उन भागों को शामिल करें जो एक तरह से पाठ्यक्रम में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य नीति की बात करें या स्वास्थ्य प्रणाली की बात करें। एक अंतिम रूप में आप देखें जब हम सामुदायिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो केवल डॉक्टर ही नहीं, हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनको भी यहाँ पर एक तरह शामिल करना पड़ेगा और उनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक तरह से जो चिकित्सा शिक्षा वहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि आप ध्यान रखें जैसा हमने ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में ही देखा कि चिकित्सा क्षेत्र का उद्योग के साथ में भी एक जुड़ाव है, या दवा निर्माण जो क्षेत्र है उसके साथ में जुड़ाव है। जो भी एक तरह से दवाएं उनका सही जगह पर परिवहन के रूप में स्थानांतरित करके उनको पहुंचाना, कहाँ पर किस तरह की आवश्यकताएं हैं, किस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर पर हैं, तो ये सारे एक तरह से जो काम है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में सुधार के रूप में है। वो तभी हो पाएगा जब हम सामुदायिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में केवल चिकित्सा ही नहीं अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी यहाँ पर शामिल करते हैं।
हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो आतंकवादियों के द्वारा कुछ व्यक्तियों की हत्याएं की गई हैं। और ये हत्याएं अगर हम देखें तो किसी आतंकवादी बड़ी घटना का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर सामान्य लोगों की हत्या करके एक तरह से लोगों में सुरक्षा की जो भावना है उसको कम करके असुरक्षा का माहौल बढ़ाना। जम्मू कश्मीर में अगर हम धारा 370 हटने की बात की स्थितियों में देखें तो जिस तरह से आतंकवाद पर नियंत्रण पाया गया बड़े पैमाने पर, और जिस तरीके से विकास की गतिविधियां जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वहां पर एक तरह से लोगों के द्वारा जन भागीदारी के माध्यम से विकास की गतिविधियां आगे संचालित करने की एक संभावनाएं दिख रही हैं, उस पूरे माहौल को कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक प्रयास है। और खास तौर पे जो लोगों में सुरक्षा की एक भावना बढ़ी हुई थी उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर करने का प्रयास है। क्योंकि अगर लोगों में असुरक्षा की भावना होगी तो किसी भी तरह का जो आर्थिक विकास या अन्य प्रकार की गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर में सरकार करना चाहती है वो सुरक्षित रूप में आसानी से नहीं हो पाएगी। और कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां से संबंधित जो आतंकवादी संगठन है उनके माध्यम से एक तरह से ये प्रयास है। सुरक्षा एजेंसियों का ये भी मानना है कि आतंकवादियों को नए रूप में यहाँ पर भर्ती करके इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके माध्यम से लोगों में जो सुरक्षा की भावना बढ़ी हुई थी उसको कम करने का एक प्रयास है। जैसे जैसे सरकार ने सुरक्षा की स्थितियों को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया है और आर्थिक विकास की स्थितियों को सकारात्मक रूप में आगे ले जाया गया है, इसका एक दूसरा जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के इस तरह के रूप में भी दिखाई पड़ता है। तो सरकार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जो भी प्रयास है वो और विस्तारित करने पड़ेंगे, जिससे कि इस तरह का जो असुरक्षा का माहौल है वो न बन पाए। क्योंकि किसी भी स्थान के लिए अगर हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसके विकास की बात करेंगे तो हमें वहां पर लोगों में सुरक्षा का माहौल एक तरह से बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को और प्रयास भविष्य में करने की आवश्यकता है। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं और यहाँ पर भारत और आसियान के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसके संबंध में यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने के लिए बात की गई है। भारत आसियान के बीच में मुक्त व्यापार समझौता 2010 से लागू है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे बड़े पैमाने पर भारत को एक तरह से लाभ नहीं है। और इसके प्रमुख कारण अगर हम देखें तो समस्याएं भारत एक तरह से मानता ये है कि भारत और आसियान के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है, आसियान के जो 10 देश हैं उनसे अलग जो तीसरे जो देश हैं यानी जो तीसरे पक्ष हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है चीन। तो जैसे मान लीजिए अगर हम थाईलैंड की बात करें या वियतनाम की बात करें, कंबोडिया की बात करें जो आसियान का देश है, तो अगर हम कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया से मान लीजिए कोई सामान अगर भारत में आता है तो भारत सरकार के द्वारा एक तरह से इस पर छूट दी जा रही है। तो चीन ये करता है कि अपने सामान को कंबोडिया के माध्यम से भारत में पहुंचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आसियान के देशों को जो लाभ भारत दे रहा है उसका दुरुपयोग चीन के द्वारा एक तरह से किया जा रहा है। तो ये भारत के व्यापार को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो आसियान और भारत के द्वारा एक दूसरे के व्यापार के संबंध में अलग अलग तरह के प्रतिबंध हैं। बाजार पहुंच को लेकर आसियान और भारत के बीच में अभी भी काफी मतभेद है, तो वो स्थितियां भी दोनों के बीच में व्यापार को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं। इसी के साथ साथ गैर टैरिफ, देखिए गैर टैरिफ जब हम बाधाओं की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है कि कोई शुल्क आप ना लगाएं लेकिन आप बाधा एक तरह से बना दीजिए। मान लीजिए भारत के द्वारा कोई कृषि वस्तु इंडोनेशिया को निर्यात की जा रही है, तो ये कृषि वस्तु जब इंडोनेशिया पहुंच रही है तो वहां की सरकार ने ये कंसाइनमेंट लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो कृषि की वस्तु आई हुई है, मान लीजिए गेहूं है, चावल है, कोई भी उत्पाद है, इसमें किसी तरह का खरपतवार शामिल है जो वहां पर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस आधार पर आपने कृषि का ये जो कंसाइनमेंट है ये कैंसिल कर दिया। तो आपने यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगाया, ये क्या है, गैर शुल्क बाधा, नॉन टैरिफ बैरियर्स। या मान लीजिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया गया कि 1 लाख टन से ज्यादा आप निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपके बिना शुल्क के गैर टैरिफ जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, तब भारत और आसियान के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी समस्या है कि सेवा क्षेत्र को लेकर आप ध्यान रखें कि भारत सेवा क्षेत्र को लेकर एक वैश्विक बड़ी शक्ति है और हमारे जो निर्यात है उसमें सेवा क्षेत्र बड़ा भाग है और हमारी अर्थव्यवस्था में भी सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान है। भारत के द्वारा सेवा क्षेत्र में जो भी निर्यात किया जाता है आसियान के देशों में, वहां पर भारत की सेवाओं को लेकर काफी एक तरह से भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। इस कारण से हमारा सेवा क्षेत्र है वो आसियान के देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ भी हमें एक तरह से आसियान के साथ बैठकर कुछ समझौता करने की आवश्यकताएं हैं। आप ध्यान रखिए कि आसियान में 10 देश जो शामिल है वहां पर आर्थिक ढांचा सबका अलग अलग है। जैसे सिंगापुर काफी विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम लाओस की बात करें तो वो उतना ही कमजोर राष्ट्र अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखें, या कंबोडिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि मुक्त व्यापार समझौते का लाभ आसियान और भारत को तभी हो सकता है जब अलग अलग लाभ या लागत की अगर हम बात करें और इसका आकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार की विशेषताएं या जो एक क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसको देखा जाए। जैसे
आर्थिक विकास का चरण, यानी भारत के द्वारा जैसे आसियान के देशों को जो छूट दी जा रही है, आसियान के देशों में लाओस की स्थिति आर्थिक रूप में सबसे कमजोर है। भारत के द्वारा लाओस को जो छूट दी जाए वो अन्य देशों की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह की स्थितियां भी एक तरह से भारत को देखने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था की संरचना किस तरह की है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, कृषि उत्पाद किसकी एक तरह से वहां पर प्राथमिकता है, या कौन सा ज्यादा उस अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, उसके आधार पर जो आयात निर्यात की स्थितियां हैं उसका समझौता किया जा सकता है। उत्पादन विशेषताएं विशेष देशों में क्या क्या है, उसके आधार पर भारत और आसियान समझौता कर सकते हैं। मांग में किस तरह की प्राथमिकताएं हैं, जैसे अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत एक प्रतिस्पर्धी निर्यातक हो सकता है, तो हमें मांग की प्राथमिकता देखनी होगी किस क्षेत्र में भारत एक तरह से आसियान और आसियान भारत में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आसियान और भारत के बीच में जो भी व्यापार की व्यवस्था या जो नीतियां भी अपनाई जा रही हैं उन पर समय समय पर विचार किया जाना चाहिए कि जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं उसके अनुसार उनमें सुधार करने की आवश्यकता तो नहीं है, अगर ऐसी आवश्यकताएं हैं तो उसको किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी नेटवर्क की अगर हम बात करें, आप ध्यान रखें आसियान और भारत का एक तरह से स्थल मार्ग से संपर्क हो सकता है, क्योंकि म्यांमार की सीमा आप देखें हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है। तो इस आधार पर हम स्थल मार्ग में सीधे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ में आसियान के देशों तक पहुंच बना सकते हैं। तो इस तरह की कनेक्टिविटी अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके माध्यम से हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका विकास तो होगा ही, आसियान के साथ हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ेंगी। और अंतिम रूप में व्यापार निगरानी प्रणाली को बनाना पड़ेगा, यानी जो भी भारत और आसियान के बीच में व्यापार हो रहा है उसकी एक निगरानी करनी होगी। ऐसा तो नहीं है इसका लाभ कोई तीसरा पक्ष उठा रहा है, जैसा चीन के हमने उदाहरण दिया। तो ये निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करके किया जा सकता है। तो अगर इन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए तो भविष्य में भारत और आसियान के बीच में जो व्यापार की गतिविधियां हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये भारत और जापान के बीच में जो संबंधों की मजबूती है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके संबंध में आप ध्यान रखें। जापान में फूमियो किशिदा नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, तो उनके नेतृत्व में किस तरह से भारत और जापान के संबंध नए रूप में आगे बढ़ेंगे उसी संबंध में एक तरह से आर्टिकल में चर्चा की गई है। जब हम भारत जापान सहयोग की बात करते हैं तो भारत प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक, ये भारत और एक तरह से जापान के लिए सहयोग करने का प्रमुख एक तरह से क्षेत्र है। यहाँ पर ध्यान रखें कि दोनों ही वर्तमान में क्वेड के एक तरह सदस्य हैं। क्वेड आप ध्यान रखें 4 देशों का समूह है जिसमें भारत और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। कोशिश ये है कि एशिया प्रशांत के जो क्षेत्र हैं उसको किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में ना आने दिया जाए। प्रमुख रूप से क्वेड का जो उद्देश्य माना जाता है कि दक्षिणी चीन सागर में जो एक तरह से प्रशांत महासागर का भाग है वहां पर चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसको एक तरह से कैसे नियंत्रित किया जाए या उस पर कैसे रोक लगाई जाए, वो एक बड़ा आधार माना जाता है क्वेड के देशों के आपस में एक होने का। आप ध्यान रखें भारत और जापान के जो आर्थिक संबंध वो काफी मजबूत हैं। जापान भारत में एक बड़ा निवेशक भी है, तो ऐसी स्थिति में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और ज्यादा भारत और जापान के बीच में बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि हम सतत विकास लक्ष्यों की बात कर रहे हैं 2030 तक के लिए, तो इसके लिए हरित प्रौद्योगिकी को एक तरह से जापान जिसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है वो भारत के साथ में साझा की जा सकती है। डिजिटल तकनीक को आगे बढ़ाने में भारत और जापान आपस में सहयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें, कोविड-19 के समय जापान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो स्थितियां बनाई गई जिसके माध्यम से वहां नियंत्रण काफी तेजी से किया गया, उन स्थितियों को भारत में एक तरह से सहयोग के माध्यम से अपनाया जा सकता है या उसमें नए सुधार करके भारत में महामारी की जो स्थितियां हैं उन पर और सफलतापूर्वक नियंत्रण करने का प्रयास किया जा सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी भारत जापान एक दूसरे के साथ में सहयोग कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि एक दूसरे के यहाँ जो भी आवागमन की स्थितियां उसको आसान किया जाए जिससे कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर भारत और जापान सहयोग करेंगे। जापान के नए प्रधानमंत्री के द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य करने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। प्रारंभिक रूप में उनको माना जा रहा था कि वो उदारवादी हैं, लेकिन जिस तरह से चीन के विरोध में उन्होंने कठोर नीतियां अपनाई हुई हैं, ये दिखाता है कि भविष्य में भारत और जापान के बीच में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो सहयोग है वो और तेजी से बढ़ेगा। आज के अपने लास्ट आर्टिकल को हम देखते हैं और ये नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को अणु निर्माण के लिए नए और सरल विधि का विकास करने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 का। इनके द्वारा उत्प्रेरक के रूप में एक तरह से कार्य करने वाले जो अलग अलग अणु हैं उनके संबंध में प्रमुख रूप से कार्य किया गया है। आप ध्यान रखें उत्प्रेरक के द्वारा
किसी भी रासायनिक क्रिया को तेज करने की एक प्रक्रिया की जाती है, लेकिन वो प्रक्रिया में स्वयं रूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा नए रूप में उत्प्रेरक विकसित किए गए हैं, जिनको ऑर्गेनो कैटालिसिस कहा गया है। इन ऑर्गेनो कैटालिसिस के माध्यम से एक तरह से अणुओं की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो नियंत्रण करने के लिए प्रमुख रूप से ये ऑर्गेनो कैटालिसिस एक तरह से कार्य करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये अणु निर्माण की जो प्रक्रिया है और उनका अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो दवा निर्माण में एक तरह से अनुसंधान में होता है, या रसायन विज्ञान में अगर हम देखें कि किसी भी तरह से रसायन विज्ञान में अलग अलग जो उपयोग होते हैं वहां पर उस उपयोग से पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर नुकसान ना हो पाए, उसके लिए एक तरह से जो अणु बनाए जाए वो ऑर्गेनो कैटालिसिस के माध्यम से किए जाते हैं। क्योंकि आप देखें बहुत से ऐसे अणु बनाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन अंतिम रूप में पर्यावरण में जब वो पहुंचते हैं तो भविष्य में कैंसर या अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए उत्तरदायी बनते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनो कैटालिसिस माध्यम से इस तरह के अणु बनाए जाएंगे जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हरित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देंगे, जिससे पर्यावरण और जो स्वास्थ्य की स्थितियां उनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमारी इसी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला, बुनियादी ढांचे के बावजूद भारतीय संघवाद को लोकतांत्रिक रूप से संघीय होने के लिए संस्थागत संशोधन की आवश्यकता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में है और 15 अंकों का यह प्रश्न है। उत्तर की संरचना देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद के जो गुण हैं वो आप बताएं। मुख्य भाग में वर्तमान समस्या उदाहरण के साथ में, जैसा हमने राज्यसभा और साथ साथ जो असम और एक तरह से मिजोरम के बीच में विवाद हुआ उसके संबंध में चर्चा करी हमने। समस्याओं के साथ साथ जो उनके हल है उनकी भी चर्चा आपको करनी है मुख्य भाग में। निष्कर्ष में आप बताएंगे भारत में संघवाद को लोकतांत्रिक होने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। तो हमें लोकतांत्रिक संघवाद की प्रमुख रूप से आवश्यकता है, यानी लोकतंत्र और संघवाद ये अलग अलग रूप में एक तरह से ना हो, एक सम्मिलित रूप में भारत में संघवाद में होने की इनकी आवश्यकता है। इस रूप में आप अंतिम रूप में अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न के रूप में। भारतीय चिकित्सा शिक्षा में सार्वजनिक स्वास्थ्य को शामिल करने की आवश्यकता का परीक्षण करें। 250 शब्दों में है, 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर की संरचना हम देखते हैं। भूमिका, सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता वर्तमान समय में महामारी में अधिक अनुभव करी गई। कारण कि जो भी एक तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके माध्यम से इस तरह के बड़े स्तर की महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है वो महामारी में सबसे अधिक अनुभव की गई। मुख्य भाग में सार्वजनिक स्वास्थ्य को चिकित्सा शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता क्या है और क्या सुधार किए जा सकते हैं जो हमने चर्चा करी वो आप लिखेंगे। निष्कर्ष में महामारी की स्थिति में इसका सबसे अधिक महत्व है। कारण जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चिकित्सा में अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनका उपयोग एक तरह से होता है, और वो तभी हो सकता है जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को चिकित्सा शिक्षा में बड़े पैमाने पर शामिल करेंगे। इस रूप में अंत में अपना आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। यह हमारा 9 अक्टूबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।